चलिए स्टूडेंट्स, तो हम अपना सेकंड लास्ट टॉपिक एल्गरी फिनिश करते हैं। तो एल्गरी क्या होता है कि ये एक आइडिया है, ठीक है। ये आइडिया है, क्या दर्शाने का आइडिया है? लिबर्टी और नेशन को दर्शाने का आइडिया, कि ये हमारा देश है, हम आज़ाद हैं। इस आज़ादी के आइडिया को दर्शाने का क्या है, ये एक तरीका है बस, और कुछ नहीं। एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि 18 और 19th सेंचुरी में फीमेल फिगर्स को यूज़ किया गया रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। मतलब कि जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारी, जैसे इंडिया में भी हम बोलते हैं इंडिया इज़ आर मदर लैंड, है ना, हमारी भारत माता का पोर्ट्रे किया गया। वैसे ही इन्होंने भी फीमेल फिगर्स का इस्तेमाल किया फॉर रिप्रेजेंटिंग देयर मदर लैंड, ठीक है। सबसे पहले जर्मनी का पढ़ते हैं। जर्मनी का जो फीमेल फिगर था वो कौन सा था? जर्मेनिया। क्लियर। अब अगर आप इस जर्मेनिया की फ़ोटो देखोगे तो इसमें सबसे पहले क्या दिख रहा है? ये क्राउन दिख रहा है आपको, ठीक है। ये क्राउन दिख रहा है सर पे। अभी क्राउन दिख रहा है, क्राउन क्या सिंबलाइज करता है? क्राउन जो है वो ओक लीव्स का बना हुआ है, ये सिंबलाइज करता है स्ट्रेंथ को, ठीक है। हाथ में क्या है? ये तलवार दिख रही है, इस फिगर को याद रखो, तलवार दिख रही है, और पीछे जर्मन फ्लैग दिख रहा है, सही है। अब ब्रोकन चेन्स दिख रहे हैं यहाँ पे, देखो अगर ध्यान से, तो ये ब्रोकन चेन्स है, टूटी हुई चेन है। टूटी हुई चेन का मतलब क्या है? कि अब हम आज़ाद हैं, हमें फ्रीडम मिल चुकी है, अब हमें कोई भी ऑपरेस, कोई भी सप्रेस नहीं कर सकता। वी आर वन नेशन, ठीक है। फिर आगे चेस्ट पे ब्रेस्ट प्लेट लगी हुई है, ठीक है, विद द ईगल। ये जो प्लेट है ये क्या सिग्निफाई करती है? स्ट्रेंथ, कि हमारे पास पावर है, हम पावरफुल एम्पायर हैं, हम कोई वीक एम्पायर नहीं है। सर पे क्राउन पहना हुआ है ओक लीव्स का, जो कि हीरोइज्म, मतलब कि हीरोइक मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है, कि हाँ इन्होंने अच्छे से लड़ा, अच्छे से अपने आप को रखा। ओक ट्री जो, कि ओक ट्री से ही क्यों बना हुआ है वो क्राउन? क्योंकि ओक ट्री जो होते हैं ना बहुत स्ट्रांग होते हैं, और वो ब्रेवरी सिंबलाइज करते हैं। ये जो बना हुआ है ना क्राउन, ये ओक ट्रीज का बना हुआ है। और ओक ट्रीज से क्यों बना हुआ है? क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। प्लस स्वॉर्ड देखो, स्वॉर्ड क्यों है, हाथ में तलवार क्यों लेके खड़ी है? क्योंकि स्वॉर्ड दर्शाती है कि ये लड़ाई करने के लिए तैयार हैं, ये अपने आप, इनको डरपोक मत समझना, ये ब्रेव हैं। प्लस इसके आसपास तलवार तो है, समझ आ रहा है, बट ये पत्ते क्यों हैं तलवार के आसपास? तलवार के आसपास पत्ते क्यों हैं? क्योंकि वो लड़ाई करने के लिए तैयार तो हैं, बट वो पीस भी बनाने के लिए तैयार है। मतलब कि कोई अगर लड़ेगा नहीं उससे, अगर कोई फ्रेंडशिप करना चाहता है, अगर कोई पहल करता है, तो ही वो लड़ेंगे, वरना वो लड़ेंगे नहीं, वो पीस को चाहते हैं, ठीक है। मतलब फिर से रिपीट करूँ, तलवार का मतलब क्या है? कि वो लड़ने के लिए तैयार हैं। बट इसका ओक लीव्स जो है उसका मतलब क्या है? ऑलिव ब्रांच का मतलब क्या है? कि ऑलिव ब्रांच का मतलब है कि वो पीस बनाना चाहते हैं, वो लड़ने के पहला वार नहीं करेंगे बेसिकली, ठीक है, पहला वार नहीं करेंगे, वो पीस बनाना चाहेंगे। फिर पीछे ट्राई कलर फ्लैग है, जो कि ब्लैक, रेड और गोल्डन कलर का है। ये फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट का है। ये फ्लैग क्या, ये फ्लैग को ना पहले रूलर्स ने बैन कर दिया था, तो दैट्स वाई यहाँ पे फ्लैग बनाया गया है, कि अब हम तुम्हारी किसी भी बैन से डरते नहीं हैं, हम फ्री हैं, हम यूनिटी में हैं, ठीक है। और नीचे क्या है? रेज ऑफ राइजिंग सन, यहाँ पे दिख रहा है आपको? ये रेज, ये रेज क्या सिंबलाइज कर रही है? कि एक नया एरा शुरू हो रहा है, एक नई बिगनिंग, एक नई सुबह हो रही है, एक नई शुरुआत हो रही है। फिर रिपीट करते हैं सर से। ये ओक ट्री, ये ओक क्राउन क्यों पहना है? क्योंकि ओक क्राउन क्या रिप्रेजेंट करता है? कि ओक ट्री जो है वो बहुत ही स्ट्रेंथ वाला है, तो ये एक स्ट्रेंथ का सिंबल है। फिर हमने पढ़ा ये तलवार क्यों है, तो तलवार क्या क्या कहता है? कि ये रेडी हैं फाइट करने को। और यहाँ पे ऑलिव ब्रांच क्यों है? क्योंकि ये वार तभी करेंगे जब कोई पहले करेगा, ये नहीं तो ये पीस बनाने के लिए तैयार है, ठीक है। फिर हमने देखा ये चेस्ट प्लेट है, चेस्ट प्लेट क्या शो करती है? स्ट्रेंथ। प्लस यहाँ पे फ्लैग है, फ्लैग में रेड, ब्लैक, रेड और गोल्डन है। ये क्यों बनाया गया? क्योंकि इस फ्लैग को पहले कुछ रूलर्स ने बैन कर दिया था, तो अब ये सिम्बलाइज करता है कि हम किसी के भी आगे झुकेंगे नहीं, हम सब सबसे सुपीरियर हैं, हम सबसे ऊपर हैं, हम यूनाइटेड हैं, ठीक है। और ये रेस क्या रिप्रेजेंट करती हैं? रेस रिप्रेजेंट करती थी कि एक नई सुबह आने वाली। नई सुबह मतलब कि जो अंधकार था, जो एरा ऑफ मुनार्क था, वो एंड हो चुका है, अब हम यूनाइटेड हैं। और फाइनली ब्रोकन चेन क्या सिंबलाइज करती है? ब्रोकन चेन सिंबलाइज करती है कि अब हम फ्री हैं, हम वी आर फ्री फ्रॉम एनी, कह सकते हो एनी ऑपरेशन, ऑन एनी ऑपरेशन, ठीक है। तो ये जर्मेनिया का था। नेक्स्ट है मेरियन। मेरियन क्या है? ये फीमेल फिगर था फ्रांस के लिए। मेरियन जो था एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम था, शोइंग द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन। अच्छा, इसका आइडिया क्या था? कि लिबर्टी और रिपब्लिक का आइडिया पे बेस्ड था ये। और शी इज़ शोन विद रेड कैप पहनी हुई है, या रेड कैप पकड़ी हुई है, मतलब कि फ्रीडम है। ट्राई कलर फ्लैग है, यानी कि उनका खुद का फ्लैग। और कॉकेड एक रिबन था, ठीक है, एक रिबन था, राउंड रिबन, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में लोगों ने पहना था, तो वो सिम्बलाइज करता है, ठीक है। द स्टैचूज ऑफ मेरियान वर पुट इन द पब्लिक स्क्वेयर्स टू रिमाइंड द नेशनल यूनिटी। ये जो
स्टैचू था मेरियन का, वो पब्लिक जगहों पे रख दिया गया ताकि लोगों को याद रहे कि हाँ हम एक ही देश हैं, हम यूनाइटेड नेशन हैं, हमारा एक ही मकसद है, वी आर यूनाइटेड, ठीक है। और हर इमेज वॉज यूज्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प्स, इसकी इमेज कहाँ यूज़ करी गई, कॉइन्स पे और स्टैम्प्स में, ताकि मैसेज स्प्रेड होए। फिर से क्या लिखोगे आप, एक सिम्बॉलिक फीमेल फिगर था, ये मेरियान जो है वो एक क्रिश्चियन नेम है, ये क्या सिम्बलाइज़ करता है, लिबर्टी और रिपब्लिक। जो मेरियान जो पोर्ट्रेट था वो क्या क्या वियर करता है, रेड कैप, ट्राई कलर, कॉकेड। रेड फ्लैग कैप का मतलब फ्रीडम, ट्राई कलर 3 कलर के फ्लैग था, 3 कलर बेस्ड, और कॉकेड मतलब एक रिबन पहना हुआ था जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान लोगों ने पहना था। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ जो मेरियन था उसको पब्लिक में लगा दिया गया, जो कि सिम्बलाइज़ करता था नेशनल यूनिटी, और यही मेरियन का जो पिक्चर था वो कॉइन्स और स्टैम्प्स पे भी किया गया पब्लिश, ठीक है। लास्ट टॉपिक आ गए हैं भाई, बहुत खुशी की बात है, लास्ट टॉपिक आ गया, ठीक है, लास्ट टॉपिक आ गया। लास्ट टॉपिक क्या कह रहा है हमारा, नेशनलिस्ट टेंशन इन बाल्कन रीजन, ठीक है, बाल्कन रीजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको स्किप मत करना, लास्ट टॉपिक समझ के, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभार सेम आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है, और ये आप 8 पॉइंट जो है लिख सकते हो। देखो बाल्कन क्या है, बाल्कन रीजन जो था ना, एक आज के टाइम पे एक रीजन था, मतलब कि आज का जो बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं वो इसी रीजन में रहते थे, एक रीजन में, ठीक है। जैसे रोमेनियंस, बल्गेरियंस, सर्ब्स, ग्रीक्स, ये सारे के सारे एक रीजन में थे, एक रीजन, एक एरिया में थे, ठीक है। इस एरिया का राजा भी कोई होगा तो इस पे कौन कंट्रोल करता था, ऑटमैन एम्पायर कंट्रोल करता था। इस एरिया का कौन कंट्रोल करता था, ऑटमैन एम्पायर। बट आपको पता है कि हर चीज़ का एक टाइम होता है ना, चाहे आपके कोई एक्टर्स हों, क्रिकेटर्स हों, उनका एक टाइम होता है, कुछ टाइम वो चलते हैं, बहुत चलते हैं, और कुछ टाइम बाद सबका अंत आता है। सेम चीज़ यहाँ पे भी हुआ। ऑटमैन एम्पायर स्टार्ट पहले तो बहुत मस्त चल रहा था, बट धीरे धीरे करके वो वीकन होता गया। और अब जैसे कोई राजा वीकन होता है तो अब लोग क्या चाहते हैं, ये जो लोग थे रोमेनियंस, बल्गेरियंस, अलग अलग तरीके के लोग, अब ये इंडिपेंडेंस चाहते थे क्योंकि राजा कमज़ोर हो गया, एम्पायर कमज़ोर हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, इन 1800s द ऑटोमन एम्पायर ट्राइड टू मेक चेंजेस टू स्टे स्ट्रॉन्ग बट फेल। ऑटोमन एम्पायर ने बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि हम इकट्ठे रहें, राजा ने कोशिश करी सबको इकट्ठा करने की, हम अलग ना हो, हम वीकेंड ना पड़े, बट फेल हो गए। डिफरेंट नेशनलिस्ट ब्रोक अवे और इंडिपेंडेंट हो गए, मतलब कुछ ये जो कुछ कुछ इलाके हैं इन्होंने क्या किया, अपने आप को बाल्कन रीजन से अलग कर लिया और अपने आप को एज इंडिपेंडेंट रीजन घोषित कर दिया गया। बहुत मस्त, ठीक है। पीपल इन द बाल्कन बिलीव दैट दे हैव बीन फ्री इन द पास्ट एंड नाउ वांटेड फ्रीडम अगेन। बाल्कन रीजन का क्या डिमांड, लोगों की डिमांड क्या थी कि पहले हम फ्री थे, ऑटमैन एम्पायर से पहले हम फ्री थे, अब हम ऑटमैन एम्पायर के बाद भी अब फ्री रहना चाहते हैं, किसी के कंट्रोल में नहीं रहना चाहते, तो उन्होंने रिबेल कर दिया, धोखा कर दिया, ठीक है। दीज ग्रुप फॉट टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी, ये ग्रुप्स आपस में लड़ने लग गए, ये इसको मार रहा है, ये इसको मार रहा है, ठीक है, आपस में लड़ने लग गए ताकि अपनी आइडेंटिटी बचा सकें। यानी कि ये जो पूरा एरिया डिवाइडेड था छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे इसके कल्चर्स के लोग थे, ये आपस में लड़ने लग गए, ठीक है। क्यों लड़ने लग गए, ताकि सबको इंडिपेंडेंटली वो लिव कर पाएँ, सब अपनी बेसिकली एरिया को प्रोटेक्ट करने लग गए, ठीक है। प्लस एक और दिक्कत थी यहाँ पे, यहाँ के जो लोग थे ना वो जेलस थे एक दूसरे के, ठीक है, बहुत ज़्यादा जेलसी करते थे, और वो अपना एरिया तो चाहते ही थे, वो अपना एरिया तो चाहते ही थे, साथ में दूसरे का एरिया भी हड़प लें, ये उनकी फिरात में थे वो, ठीक है। तो इसकी वजह, पहली बात तो ये अपने एरिया के लिए लड़ रहे थे, ध्यान सुनना, बहुत मस्त है। पहले तो ये अपने एरिया के लिए लड़ रहे थे, ठीक है, एक तो ये लड़ाई चल रही है, और दूसरा अब ये कब्ज़ा भी करना चाहते हैं दूसरे के इलाके पे, तो ये बहुत तगड़ी लड़ाई नहीं होगी। पहले तो अपने एरिया की लड़ाई लड़ रहे हैं, प्लस ये चाहते हैं कि हम कब्ज़ा भी कर लें, तो यहाँ पे जो थिंग्स थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, ठीक है। अब ये एरिया में इतनी मार धाड़ कन्फ्लिक्ट चालू हो गए कि अब जो बिग यूरोपियन पावर्स हैं वो आ गई इसको कंट्रोल करने के लिए। कौन कौन आ गई, रशिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इन्होंने कोशिश की कि हमारे को मिल जाए ये एरिया, काश, ये तो लड़ाई झगड़े वाला एरिया है, कोई राजा तो है नहीं इसका, हम पावरफुल हैं, हम इस पर गेन कर लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या कोशिश करी, इन्होंने क्या कोशिश करी कि हम इसके ट्रेड पे को कंट्रोल कर लें, सामान बेचने खरीदने पे कंट्रोल कर लें, अपनी कॉलोनीज़ बना लें, अपनी नेवी की हेल्प से, आर्मी की हेल्प से इन्होंने कोशिश किया कि हम इसको हथिया लें, और एक दूसरे को स्टॉप करने लग गए। अब जर्मनी अटैक करने आ रहा है तो कोई और उसको स्टॉप करने, बड़ा नेशन स्टॉप करने आ रहा है, तो आपस में बड़े बड़े नेशन लड़ने लग गए, समझ गए। इनकी लड़ाई के चक्कर में ये बड़े बड़े नेशन आपस में ही लड़ने लग गए, आपस में ही कन्फ्लिक्टिंग होगी इनके बीच में, ठीक है। तो इस एरिया के कंट्रोल पाने की वजह से क्या हुआ, आपस में लड़ पड़े बेवकूफ़ लोग, और फाइनली क्या हो गया, वर्ल्ड वॉर 1 हो गई, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, बाल्कन रीजन के जो लोग थे वो उसमें डिफरेंट कल्चर के लोग रहते थे, जैसे रोमेनियन, बल्गेरियन, सर्ब्स और ग्रीक्स, इनको क्या कहा जाता था, स्लैव्स, ठीक है। और ये किसके कंट्रोल में थे, ऑटमैन एम्पायर के कंट्रोल में। ऑटमैन एम्पायर वीकन पड़ गया और उसने कोशिश करी अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने की, बट वो फेल हो गया।
लोग जो थे उनको उनको उनका मानना था कि पहले हम फ्री थे ऑटोमैन एम्पायर से और अब भी हम फ्री होना चाहते हैं। इन्होंने एक दूसरे से लड़ाई शुरू कर दी, ठीक है। प्लस ये सारे जो लोग थे वो जेलस भी थे आपस में, तो उन्होंने एक दूसरे की लैंड हड़पना भी स्टार्ट कर दिया, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग एरिया बन गया। तो इसको कंट्रोल करने के लिए कौन आया? यूरोपियन पावर्स। अब यूरोपियन पावर्स इस पे ट्रेड पे कब्जा करना चाहती थी और कॉलोनीज बनाना चाहती थी, नेवी और आर्मी की स्ट्रेंथ से ये कंट्रोल करना चाहती थी। तो जब एक जो यूरोपियन पावर इस पर अट्रैक्ट करने आती थी या कंट्रोल करने आती थी, तो दूसरी वाली उसको रोकने आ जाती थी, ठीक है। तो आपस में ही ये बड़ी बड़ी यूरोपियन पावर्स भी लड़ने लग गई, और फाइनली इस एक टुकड़े की वजह से, एक मतलब एक कन्फ्लिक्टिंग लैंड की वजह से क्या हो गया, एक वर्ल्ड वॉर 1 का ये एक कारण बन गया, ठीक है। तो ये था नेशनलिस्ट टेंशन इन बाल्कन रीजन। तो ये आप 8 पॉइंट लिख के आओगे प्रॉपरली और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। अगर आप एक बार रिकॉल करो जल्दी से, तो अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो बहुत मस्त लगेगा, नहीं तो दिक्कत तो आएगी, ठीक है। तो पहले हमने पढ़ा था फ्रांस के बारे में, अगर याद करो तो पीछे को जा रहा हूँ, ये देखो फ्रांस के बारे में, है ना। फिर फ्रांस में वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क आया, ठीक है, उन्होंने रिफॉर्म्स लाए। फिर क्या हुआ था, याद करो, नेपोलियन आया था जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़े थे। फिर इसके बीच में क्या पढ़ा था टॉपिक, यूरोपियन के बारे में पढ़ा था, ईयू के बारे में कौन कौन से टॉपिक थे याद करो, राइज ऑफ मिडिल क्लास पढ़ा था और लिबरलिज्म पढ़ा था, जिसमें ज़ोल्वरियन यूनियन, कस्टम यूनियन पढ़ा था। फिर हमने देखा कि नेपोलियन का खात्मा हुआ वाटरलू की वॉर में, और ट्रीटी ऑफ वियना आई जिसके तहत फ्रांस के आसपास बाउंड्रीज बना दी गई। फिर कंजर्वेटिव्स जो थे उनकी पावर बढ़ती गई, उन्होंने, और बाकी जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने कोशिश करा इनको सप्रेस करने का, इनको हटाने का, और फाइनली 1830s में क्या हुआ कि जो बर्बन किंग थे उनको लुइस फिलिप, बेसिकली बर्बन किंग को ओवरथ्रू कर देगा और लुइस फिलिप को राजा बना दिया गया। लुइस फिलिप थोड़ा बेटर राजा था एज़ कम्पेयर टू बर्बन किंग्स, दैट वाई उनको बना दिया गया। फिर हमने पढ़ा, इसके बाद जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था इसी के दौरान 1830s के आसपास ही एक और ग्रीस में भी हरकत हुई थी। कौन सी हुई थी? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल, ठीक है। ग्रीस में हमने पढ़ा था कि ग्रीस में जो ऑटमैन एम्पायर था उसका कंट्रोल वीकेंड पड़ चुका था, ठीक है, और उनकी हेल्प करी थी जो लोग बाहर रहते थे अब्रॉड में, ठीक है। फिर लॉर्ड बायरन के बारे में पढ़ा था, और ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल में ग्रीस जो है वो इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर हो गया था। इसके बाद सोचो क्या पढ़ा था, इसके बाद सोचो, इसके बाद हमने पढ़ा था रोमांटिसिज्म टॉपिक। ये तो एक सेपरेट टॉपिक है, ठीक है। एक बेसिकली एक मूवमेंट था जिसमें लोगों ने अपने फीलिंग्स को रोमांटिसाइज किया था, मतलब दर्शाया था, ठीक है। ये था हंगर, हार्डशिप एंड रिवोल्ट। इसमें क्या हुआ कि यूरोप में हंगर फैल गई, हार्डशिप मतलब लोगों को बहुत जीना मुश्किल हो गया, और उसकी वजह से लड़ाई झगड़ा होना स्टार्ट हो गया। फाइनली हमने जर्मनी के बारे में पढ़ा। जर्मनी में हमने पढ़ा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की, जो मिडिल क्लास लोगों ने उन्होंने पार्लियामेंट फॉर्म किया, उन्होंने किंग से अपील करी, किंग ने मना कर दी, और ये जो उनका मूवमेंट था वो ख़त्म हो गया। फिर फाइनल यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुई जिसमें मिडिल क्लास ने रोल लिया। फिर प्रूशिया ने अपना बीड़ा उठाया, प्रूशिया ने 3 वॉर्स लड़ी, 7 साल लड़ी, और डैनिश, ऑस्ट्रिया और फ्रांस आर्मी ने उनकी हेल्प करी, और फिर विलियम 1 को किंग घोषित कर दिया गया। फिर हमने पढ़ा, ये तो छोटा टॉपिक है फेमिनिस्ट। फिर हमने पढ़ा यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इसमें इटली टूटा फूटा था, डिवाइडेड था। गुसिपी मैजी ने हेल्प करी, विक्टर इमानुअल 2 ने हेल्प करी, गैरिबिल्दी ने हेल्प करी, और फाइनली इटली भी यूनाइट हो गया। एंड लास्ट ब्रिटिश ने धोखेबाजी करी और स्कॉटलैंड और आयरलैंड को अपने कब्जे में करके ग्रेट ब्रिटेन बना लिया। एंड फाइनली जो एल्गरी थी, एल्गरी में बेसिकली ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है ना, जो कि आपके नेशन की यूनिटी को दर्शाता है, फ्रीडम को दर्शाता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो हमने जर्मेनिया पढ़ा, इस पर भी आ सकता है नोट, और फाइनली मेरियन भी पढ़ा जो कि फ्रांस का लिए था, और लास्ट में कॉन्फ्लिक्टिंग एरिया जो कि था बाल्कन रीजन, ठीक है। तो ये नोट्स की PDF मैं अपने लास्ट में डाल भी दूंगा, ठीक है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में, और आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। अगर आप ये नोट्स अच्छे से पढ़ के याद करके चले जाओगे तो काफ़ी हद तक आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे इस इसमें चैप्टर में, नेशनलिज्म इन यूरोप। आई होप आपको ये समझ आया हो, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में हमने पढ़ने की कोशिश करी है, विद पॉइंट्स एंड ऑल द बेस्ट।